अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, जुम्मा मुबारक आप सबको। जनाब जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद भी कहते हैं। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज आपको पता है जुम्मे का मुबारक दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी मैं एक खूबसूरत सी हदीस मुबारका से ही करूँ। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनका क़यामत में मैं खुद मुद्दई बनूंगा। एक तो वो शख्स कि जिसने मेरे नाम पर अहद किया हो और फिर वादा खिलाफी की हो। दूसरा वो शख्स जिसने किसी आज़ाद आदमी को बेचकर उसकी कीमत खाई हो। और तीसरा वो शख्स जिसने किसी को मजदूर किया, फिर काम तो उससे पूरा लिया लेकिन उसकी मजदूरी ना दी हो। यानी कि जनाब वादा खिलाफी करना, किसी की आज़ादी छीनना और मजदूर को बर वक्त मजदूरी ना देना इंतहाई संगीन मामलात हैं। इसलिए हम सबको जनाब कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे कामों के मुर्तकिब हम ना ही ठहरें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं और पहले टॉपिक की तरफ, और जिसमें हमने बात करनी है सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सेहतमंद या फिर कमज़ोर जिस्म की चंद निशानियाँ होती हैं, जिनमें से एक जिस्म में मौजूद खून की मिकदार या फिर HB लेवल का बरकरार रहना भी होता है, क्योंकि खूबसूरती खून से ही होती है और खूबसूरती का सबसे बड़ा जरिया हमारी तंदुरुस्ती या फिर तवानाई बनती है। जब बदन में खून की मुनासिब अफजाइश होती है तो हमारे गाल या हमारा कह लेते हैं कि चीक्स जो हैं वो ब्लश करना शुरू हो जाते हैं, सुर्ख दिखाई देते हैं, और जिससे पता चलता है कि जनाब हमारे जिस्म में खून मुनासिब मिकदार में। और जब खून की कमी होना शुरू हो जाती है तो चेहरे हमारे पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म की तमाम तर तवानाइयाँ, रानाइयाँ और मुख्तलिफ निज़ामों की बेहतर कारकर्दगी का इन्हसार खून पर ही होता है। और खून की मुनासिब अफजाइश मुतवाज़िन, मयारी और मिलावट से पाक खुराक के इस्तेमाल से ही मुमकिन हो पाती है। लेकिन आपको पता है नाकिस ग़िज़ाओं और गैर मुतवाज़िन डेली रूटीन की वजह से अक्सर लोग खून की कमी का शिकार दिखाई देते हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की बालिग आबादी का 54% हिस्सा खून की कमी का शिकार है, जिसे अनीमिया भी कहा जाता है। और ये बीमारी मर्दों के निस्बत कहा जाता है कि ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। तो खून की कमी आखिर होती क्यों है, खून की मिकदार किस लेवल से कम हो तो कमी समझी जाती है, और कौन सी ग़िज़ाएं खाई जाएं कि जिनसे या तो खून की कमी पैदा ही ना हो या अगर अनीमिया हो भी जाए तो ये जल्दी ठीक हो जाए। और अगर आसान लफ्ज़ों में आपको मैं कहूँ तो यूँ समझ लिए कि अगर कोई अनीमिया का शिकार हो जाए तो उसको दूर करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका कौन सा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा नदीम है, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ सर, आज जैसे हमने बात करनी है खून की कमी के हवाले से, अनीमिया जिसको कहा जाता है, तो हमें बताइएगा कि जिस्म में खून की कमी होती क्यों है, ताकि हमारे देखने वालों को पता चल जाए। 2 बड़ी वजह है ना। एक तो आपकी खुराक में अगर आयरन की कमी है तो एक ये वजह बन गई, और दूसरा ब्लड लॉस, यानी कि खून कहीं आपका ज़ाया हो रहा है। अच्छा। कभी कभार एब्जॉर्प्शन का भी होता है, यानी कि वो जो उससे ब्लड में उठाया ना जा सके। लेकिन जो बड़ी वजह है वो भी आपने बताया भी कि पहली खुराक की कुछ इस किस्म की अब चेंजेस आ गई हैं कि अब फास्ट फूड्स हैं और प्रोसेस्ड फूड्स हैं, तो उसमें वो मिकदार प्रॉपर नहीं होती। अभी आपने औरतों का जिक्र किया, तो बच्चे भी एक बहुत बड़ी सेगमेंट है जिसमें बहुत कमी होती है। और फिर शुरू से ही अगर डेवलपमेंट ठीक नहीं होगी तो वो तो आगे फिर किस तरह से हेल्दी नेशन हम जो चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट लाना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स कॉन, वो भी चाहती है कि हेल्दियर नेशन पे चलें। जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनकी एक जिम्मेदारी सी है कि वो किस तरह से लोगों को शुरू से ऐसी प्रैक्टिसेस कराएं कि ब्लड लेवल ठीक रहे। ओके, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए, जो रेड सेल्स होते हैं जिन्हें खासतौर पर कहा जाता है कि खून के सेल्स होते हैं, तो इनका हमारे जिस्म में होना और कितनी तादाद में होना प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अहम है? असल में देखिए, तादाद और फिर उसमें हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है जी, जिसने के ऑक्सीजन सारे जिस्म में पहुंचानी है, वो दोनों चीजों का एक बैलेंस है। ठीक है। तभी कई दफा अगर सेल्स का साइज बढ़ जाए या कम हो जाए, उससे भी सप्लाई खराब होती है। फिर उसमें हीमोग्लोबिन जो आपने कहा, जी जी, और मैंने इसलिए लाल रंग की टाई भी लगा ली कि लोगों को जरा बताया जाए कि जी वो खून जो है वो कितना इसेंशियल है स्टार्ट से, यानी माँ और बच्चे के स्टार्ट से शुरू होकर, और ये मुसलसल इसकी ज़रूरत है। तो हमें उसके लेवल्स से ज़्यादा ये देखना पड़ेगा उसकी क्वालिटी कैसी चल रही है, सेल साइज कैसा है, और किस एज में कितनी रिक्वायरमेंट है। औरतों और बच्चों को रिक्वायरमेंट फ़र्क है और आदमियों की रिक्वायरमेंट फ़र्क है।
फ़र्क है, ठीक है। दूसरा हमें ये भी बता दें कि सर अनीमिया की जैसे हम बात करें खून की कमी की, कि इसकी अलामात क्या होती हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम खून की कमी का शिकार हो रहे हैं। और दूसरा ये, क्या ये मौरूसी भी हो सकती है या पैदाइश के बाद किसी भी स्टेज पर हमें ये खून की कमी का शिकार हो सकते हैं हम? थोड़े से लोगों में फैमिलीज में रन करता है अच्छा। कि जिसमें उनकी खून की मिकदार की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चलती हैं, कुछ बीमारियां, लेकिन वो शायद बहुत कम लोगों में है। हमें चाहिए कि जनरल पब्लिक को जो बहुत सी वजह जल्दी से दूर हो सकती है उन पे तवज्जो दी जाए। और वो क्या है कि खुराक में कमी ना होनी पाए, और फिर अगर खुदा न खास्ता कमी की तशखीस हो जाती है तो फिर उसको किस तरह से आसानी से पूरा किया जाए। ठीक है। और बिल्कुल ठीक कहा कि उसमें अलामात क्या होंगी कि आपको थकन होगी, और फिर ऑब्वियसली आप दूसरों के साथ कंपेयर करके पीले लग रहे होंगे, तो आपके लोग आपको कहना भी शुरू करेंगे कि जी चेहरे की रंगत और फिर एक एनर्जी और वाइटैलिटी वो टूटना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो ये साइंस हैं जिससे पता लग जाता है कि जल्दी वो थक जाते हैं, इरिटेबल भी होते हैं, चाहे वो बच्चे हों बड़े, किसी में भी अच्छा, कमी ये हो। सब में एक ही जैसी अलामात होंगी बच्चों इस में या किस्म फिर का बड़ों में? जाहिर है कि वो कमज़ोरी सी होगी। उसका काम ही ये था कि सप्लाई पहुंचानी है। तो अगर वो आप खुराक की मुख्तलिफ सेल्स में, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जी जी। नहीं पहुंचा पा रहे, तो फिर बॉडी जो है वो पूरी तरह फंक्शन नहीं करेगी। और ख़ास तौर पे बच्चों में जहन, हम चाहते हैं कि वो नशो नुमा ऐसी हो कि हम फिर एक हेल्दी नेशंस में से शुमार हों दुनिया में। तो फिर मुझे बताएं, दूसरा जैसे मैं बात करी थी कि किस स्टेज पर ये ज़्यादा हो सकती है हमें खून की कमी? बच्चों में देखें जी, मैं शुरू कर देता हूँ ताकि फिर सारों को बताया जा सके कि बच्चों में आम तौर पे गलती ये होती है कि जल्दी से गाय का दूध हम लगा देते हैं। 1 साल तक तो गाय का दूध इसलिए नहीं लगा सकते कि आयरन उसमें कम है। अगर हमने शुरू से इस तरह लगा दिया या कुछ और कर लिया, तो वो तो कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग की जाए, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने एक ओरिजिनल उसके लिए एक फार्मूला रखा हुआ है जिसमें सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से पूरी हैं। तो वो एक कोशिश होनी चाहिए कि वो दूध एकदम इंट्रोड्यूस ना किया जाए। हम तो डिस्करेज करते हैं फार्मूला मिल्क, लेकिन अगर कोई बहुत मेडिकल की वजह हो तो वो फोर्टिफाइड होता है, यानी उसमें थोड़ा सा आयरन ऐड होता है। ठीक तो है। पहली बात तो ये होगी। और दूसरा, फिर ज़रा बड़े बच्चे होते हैं तो फिर ये ज़मीन से चीज़ें पकड़ ली, और वो इवन टीदर्स भी हमारे गंदे हुए होते हैं, तो उससे फिर डर ये होता है कि वो वर्म्स और ये कीड़े से पैदा हो जाते हैं। तो वो भी एक उसको डिप्राइव करते हैं आयरन से। और फिर उल्टा भूख भी मर जाती है, जब कीड़े होते हैं भूख भी मर जाती है। तो हमने एक सर्वर फाउंडेशन के साथ काफ़ी सालों से डीवर्मिंग की कैंपेन बच्चों में शुरू की थी। अब खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने टेकअप किया, और बच्चों में तकरीबन बहुत से, इवन करोड़ों में नंबर था जिनको उन्होंने डीवर्म किया। उससे ये होता है कि एक जो वजह है वो तो कम से कम हम एड्रेस कर लें। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था कि बच्चों में कमी की वजह को दूर करने का किए। और फिर फोर्टिफाइड चीज़ें हों, यानी हमारा जो आजकल आटा है उसमें भी अगर क्वालिटी का है तो थोड़ा सा आयरन उनकी जिम्मेदारी डालना। इवन सीरियल्स भी जो हैं उसमें भी थोड़ा सा उनको डायरेक्टिव्स हैं कि कुछ ना कुछ आयरन ज़रूर मौजूद हो। तो क्वालिटी की चीज़ें बनानी भी चाहिए और इस्तेमाल भी करनी चाहिए। तो फिर मुझे लेकिन बहुत से लोग हैं डॉक्टर साहब कि वो खुद से ही जो है वो मेडिसिन या सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर देते हैं, मल्टीविटामिन्स खाना शुरू कर देते हैं। क्या ये ठीक है खाना? मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा हमारा भी जिम्मेदारी की कमी है कि जो आपका फैमिली डॉक्टर है उसको चाहिए कि वो इतना अफोर्डेबल और रेडीली अवेलेबल हो कि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर दे, और फिर फैमिलीज को पता लग जाता है। फिर उनको हर बार नहीं बताना पड़ता, बल्कि एक ट्रेंड डेवलप हो जाता है। जिस तरह अब किसी ज़माने में ब्राउन ब्रेड हम बिल्कुल नहीं देखते थे, लेकिन अब वो ब्रांड वाला जो ब्रेड है जिसको हम ब्राउन ब्रेड कह रहे थे, तो वो अब बहुत फैल रहा है। उसी तरह हमें एक हेल्दी प्रैक्टिसेस शुरू हो जाए। हमें पता हो कि फोर्टिफाइड चीज़ लेनी है आयरन के हवाले से। फिर अच्छा है कि लोग सेब और अनार को कहते हैं, वो अच्छी सोर्सेज हैं। ठीक है। लेकिन यह है कि क्योंकि उसमें विटामिन सी है इसलिए एब्जॉर्प्शन होती है। उसमें अमाउंट उतना नहीं है जितना कि हम बचपन से सुनते रहे हैं। उसमें कुछ आयरन ऐसी है जो लेवल तो कम है, लेकिन क्योंकि विटामिन सी साथ मौजूद है वो आयरन को एब्जॉर्ब करती है। इसलिए मैं ये इनकरेज करूँगा कि हम इस प्रोग्राम के वसात से लोगों को बताएं कि बात ठीक है कि वो बेशक सेब, अनार और इवन केला ले सकते हैं जिसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन मौजूद है। लेकिन फिर हमें बताएं कि ये तो हमने फल कहा है, आपने फल कहा है कि ये खा सकते हैं जिसमें आयरन मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ फिर हम अपनी दूसरी ग़िज़ाओं का किस तरह इस्तेमाल करें जिसमें गोश्त वगैरह आपको पता है खाते हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, इनमें कितने कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? रेड मीट में तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, और फिर वो हीम आयरन है। ठीक है। जो सब्जी फल वाला था वो नॉन हीम है, उसको
बाकायदा एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी थोड़ा हेल्प करती है। तो हीम वाला वही जो हीमोग्लोबिन से हम कह रहे थे, वो हीम आयरन है, वो बहुत टॉप क्वालिटी का है। ओके। जो लाल जो हमारा रेड मीट है उसमें, पोल्ट्री में भी है, फिश में भी है, और बहुत सी और चीज़ें हैं जिस तरह वो ब्रोकली में होता है और पालक में। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ताकि वो था कि ज़्यादातर आयरन की मुझे खुशी हुई है कि मिथ्स कोई गलत डेवलप्ड नहीं है, वरना कई चीज़ों की मिथ्स गलत डेवलप्ड होती हैं। आयरन के हवाले से फॉर्चुनेटली हमारा जो इन्फो है जनरल पब्लिक की वो ठीक है। तो इसलिए खुराक में जाहिर है कि हम वैसे ही चाहते हैं कि फल सब्ज़ी ज़रूर लें। फिर जिस तरह अभी सर्दियाँ थी तो उसमें तो ड्राई फ्रूट्स में भी मौजूद है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल जी। तो अब जैसे आगे चेंज हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है जो हमारा मौसम है ग्रेजुअली, तो इसमें फिर किस तरह की बस ज़्यादा जो है फल तो लाजमन लेना ही ठीक है। चाहिए। और फिर जो कलेजी है, लिवर जो है, ओके। वो बहुत ज़बरदस्त सप्लाई है, लेकिन वो हमें देखना चाहिए कि वो बाकायदा से पका हो और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। कुछ लोग हैं जिनमें खून की कमी, गुर्दे और जिगर की प्रॉब्लम से होता है, तो उनको फिर हम बहुत ज़्यादा बेमकसद उस तरह का प्रोटीन रेड मीट से नहीं दे सकते। तो ये Obviously थोड़ा सा जिनको मसले ध्यान, होते हैं, जिनको जी। कोलेस्ट्रॉल का मसला है जी। या फिर कोई और दिल के मसले हैं, तो उनको तो मना थोड़ी किया सी जाता है ये एहतियात चीज़ें। जी। लेकिन हाँ ये जाहिर है कि पोल्ट्री हम ले सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ रेट्स का भी जिक्र हो रहा था पोल्ट्री का, तो पोल्ट्री हम ले सकते तो हैं। क्या इसमें मिकदार का भी डिपेंड करता है कि कितनी मिकदार खानी है हमने? जी, बस वही मैंने कहा कि बैलेंस सा बनाया हो कि जिसमें प्रोटीन की कितनी मिकदार हो, फैट्स सारी बुरी नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि चिकनाई से शायद हर चीज़ तो बुरी नहीं है, कुछ कोलेस्ट्रॉल जो सारी बॉडी का है उसके बहुत से फंक्शंस हैं। ठीक तो है। थोड़ा सा उसमें चिकनाई भी हो और बेमकसद मीठी चीज़ें ना हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ में है। चाहे हम रोटी लें, चावल लें, इवन फल और सब्जी जितनी भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट उसमें मौजूद हैं। तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड एक डाइट हो जाएगी। और फिर विटामिन सी उसके अंदर मौजूद है। अच्छा। वो आयरन की क्योंकि बात हो रही है, हम जनरल बात भी कर सकते हैं, लेकिन आयरन क्योंकि विटामिन सी के साथ एक एब्जॉर्प्शन का उसका एक बना हुआ डुओ, तो ओके। वो बड़ा अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा है जी। उसके साथ। तो मुझे बता दें कि लोगों को पता कैसे चलेगा, मतलब अगर हम आम लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर खून की कमी हो गई है? कोई टेस्ट कराना बहुत पड़ता है या सिंपल कुछ? सा टेस्ट है जी, हीमोग्लोबिन का। अच्छा। फिर अगर कमी आ जाए तो सीबीसी में वो देखते हैं, वही जो बातें आपको बताई थी जी। कि सेल्स में कोई और बात, फिर बॉडी में कोई और सिस्टम खराब तो नहीं, जिस तरह किडनीज पे कोई इफेक्ट हो उससे खून कम हो सकता है। अच्छा। किसी को खुदा न खास्ता गैर महसूसी तौर पे अगर मैदे में तजाबियत है, अल्सर या उससे पहली स्टेज है, तो ब्लड लॉस हो रहा होगा, तो ये पता लगना ज़रूरी है। अंतड़ियों में ब्लड लॉस हो सकता है। अच्छा। फिर एक औरतों के साइकिल के मामलात हैं, उसमें क्योंकि उनका ब्लड लॉस है, उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। और इसी तरह से कोई ऐसी चीज़ जिससे ब्लड लॉस हो, किसी को अगर पाइल्स है, तो ये छोटे छोटे सारी हिस्ट्री से आइडिया हो जाता है कि कोई सिर्फ खाने में कमी के अलावा कोई और वजह मेडिकल की या कोई लॉस की वजह तो नहीं। तो वो बड़ा अच्छा हम वर्कअप कर सकते हैं। वो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, अगर ठीक आपका फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर चाहे तो बहुत अच्छा सा इसका हिसाब किताब रख सकता है। मतलब सिर्फ एक टेस्ट कराना पड़ता है और सीबीसी का, जी, जिससे हमें सीबीसी पता करा चलेगा लें, कि हमारे हीमोग्लोबिन से आइडिया ठीक हो है। गया, फिर सीबीसी कराए। और अगर फिर आपको मजीद कोई ज़रूरत हो तो कोई थोड़े बहुत स्पेसिफिक उसके टेस्ट हो जाए, वो फिर बाद में पता चलेगा कि उसमें क्या आया है आपका। ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा नदीम मौजूद है, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त था कि आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब, खून की कमी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जिन लोगों को खून की कमी होती है, ख़ासतौर पर बच्चों में और जो ख़वातीन में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है, जिसे अनीमिया कहा जाता है। तो कौन कौन सी आदत आपने अपनानी है और कौन कौन सी आदत से आपने इज्तनाब करना है, उस हवाले से हमने बात की है। और जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सोने शहर लाहौर के हवाले से, तो बागों का शहर पूरी दुनिया में आलूदगी की अलामत बनकर रह गया है। पहले स्मॉग की वजह से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल होता था। अब लाहौर का इकलौता दरियाए रावी भी उसकी नई पहचान बन चुका है। अमरीकी इदारे ने अपनी तहकीक में लाहौर में दरियाए रावी को दुनिया का आलूदा तरीन दरिया करार दे दिया है। अमरीकी की प्रोसीडिंग नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के तहत शाया करदा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की
दुनिया के दरियाओं में दवासाजी की आलूदगी से मुतल्लिक तहकीक में दरियाए रावी में पैरासीटामोल, निकोटीन, कैफीन और मिर्गी और ज़ियाबतीस की अद्वियात समेत दवा साजी के अज्जा की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। एक जानिब हम देखते हैं कि दरियाए रावी के किनारे दुबई तर्ज का शहर बसाने की तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ दरियाए रावी का शुमार जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन दरियाओं में हो रहा है। तो शहर लाहौर जो बागों का शहर कहलाता था, अब आलूदगी की अलामत क्यों बनता जा रहा है? इस शहर को मजीद आलूदा होने से बचाने के लिए क्या क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है हमें, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निहाल असगर साहब हैं, माहिर माहौलियात हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आलूदगी के हवाले से बात करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से बात स्टार्ट करें। आपको पता है अब हर चीज़ ही आलूदा हो चुकी है, और अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो रवा हफ्ते जो है मुसलसल लाहौर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शुमार रहा है। ये अभी की बात कर रही हूँ, हालांकि अब इतनी सर्दी भी नहीं है। तो मुझे बताइए आपके नज़दीक क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम पोल्यूशन पर काबू ही नहीं पा रहे? क्या दरख्त कम है या ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है? क्या फैक्टर्स हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें? आपने ठीक कहा, इसमें दरख्तों की कमी बहुत बड़ी वजह है, और दूसरा जो हमारा आलूदा पानी है उसको बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के दरिया में फेंकना, वो एक दूसरा बड़ा ख़राबी का बायस है। ठीक है। अब इस वक्त जो हमारे पास दरिया रावी जो बताया आपने कि हिस्टोरिक दरिया है लाहौर का, लाहौर इसी की वजह से आबाद हुआ जी। ये आता है इंडिया से जी। इसका जो कैचमेंट एरिया है, जब ये लाहौर में इंटर होता है, क्योंकि इसके लिए हाई कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था, रिवर रावी कमीशन। जी जी। मैं उसका भी मेंबर हूँ। तो हमने बहुत कोशिश की कि इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल हम ट्रीटमेंट प्लांट बना लें। ओके। इस वक्त लाहौर एक वाहिद शहर है जिसके पास कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। ठीक है। फैसलाबाद में भी ट्रीटमेंट प्लांट है, कुछ हद तक इस्लामाबाद में भी है, और इस वक्त जो है लाहौर से कुछ 10-12 डिस्पोजल स्टेशन हैं जो पूरे लाहौर का जो पानी है वो दरिया रावी में, अगर आप इसको सिर्फ गूगल पे देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब ये इंडिया से लाहौर में दाखिल होता है तो कदरे साफ़ होता है पानी, और जैसे ये लाहौर की एरिया से गुजरता है ये सारा काला आपको ब्लैक नज़र आएगा। सारा जो है ये उसकी ख़राबी जो है, उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, उसमें हमारा जो डिस्पोजल हैं वासा जो डिस्पोज कर रही है वो सारा पानी भी इसी में जा रहा है। तो उसकी वजह से जो अनट्रीटेड जो वाटर है उसमें ख़राबी की बुनियादी वजह मेरे ख़्याल में कि पॉलिटिकल विल नहीं है। अच्छा। जो रिवर रावी कमीशन बना था उसमें भी हमने, वासा के पास ज़मीन मौजूद है और उसके ऊपर बायो रेमेडिएशन प्लांट लगाने की बात भी हुई, पैसे भी एलोकेशन हो गई। उसके बाद से फिर आप ये सुन रही हैं कि ये जो है रूडा बन गई, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट बन गई, इस प्रोजेक्ट की बातें होने लगी, उसमें भी कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स की बातें हो रही हैं, लेकिन कब होगा ये नहीं मालूम, ये अभी मालूम नहीं है। लेकिन सर ओवरऑल अगर माहौल के बारे में हम बात करें, जिसमें बात करी थी कि हमारा जो लाहौर शहर का माहौल है वो बहुत ज़्यादा आलूदा होता जा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि बर वक्त हमें इस टाइम कौन कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉन्ग रन के लिए हमें उठाने चाहिए या करने चाहिए, जिससे हमारा जो माहौल है, जो हवा है हमारी, वो तो एटलीस्ट साफ़ हो सके? देखिए उसके लिए मैकेनिकली या कोई आप बहुत बड़े बड़े प्लांट नहीं लगा सकते। ठीक है। उसका बेहतरीन हल जो है वो आपका शजरकारी है। अच्छा। जितना ज़्यादा हम अपना फॉरेस्ट कवर कर लेंगे उससे ये जो नेचुरल काम है हमने सस्टेनेबल सिस्टम बनाने हैं। बिल्कुल। तो सस्टेनेबल सिस्टम में अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रेन हार्वेस्टिंग के बात की थी। अच्छा। बारिश के पानी को जमा करना। हमारे पास सबसे बड़ी जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन हर साल लाहौर का पानी, ज़ेर ज़मीन पानी नीचे होता जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर हमने इसको रिचार्ज नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि हम अपनी अगली जनरेशन को पानी भी मुहैया कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। और अगर लाहौर का पानी हद से नीचे चला गया तो सराउंडिंग में सारा ब्रैकिश वाटर है, मीठा पानी फिर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप चले जाइए भाई फेरू वाली साइड पे चले जाइए, वहाँ पे ब्रैकिश वाटर पानी है। तो हमें बहुत सीरियस इस पे खाली मेरे ख्याल में ये हुकूमत की बस की बात नहीं है। अच्छा। हर जो इंडिविजुअल लाहौर में रह रहा है उसको अपने हिस्से का काम करना होगा, पानी बचाना होगा। हमारी जो गाड़ियाँ धुलती हैं, सर्विस स्टेशन में आप देख लीजिए
गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको रिसाइकिल करें, और जितना पानी हम रिसाइकिल कर लेंगे और रीयूज़ कर लेंगे तो उससे हमारा जो, और शहर बढ़ रहा है, शहर के ऊपर पॉपुलेशन का बेइंतहा इस वक्त लोड है, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज़, लोग मुलाजमतों के लिए, लाहौर बेहंगम तरीके से, जिस तरह कराची बेहंगम तरीके से बढ़ा है उस तरह लाहौर भी बढ़ता जा रहा है। हर तरफ आप देख लीजिए कंस्ट्रक्शन हो रही है, आबादी बढ़ रही है, तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन सर हुकूमत ने मेवाकी जंगलात भी तो लगाए हैं ना कि आलूदगी को थोड़ा सा काबू में किया जाए, लेकिन आपको लगता है कि इनसे कोई फ़ायदा हुआ है? जी, इनसे देखें टाइम लगेगा। एक दरख्त को 2 साल 2.5 साल में जाके वो इस काबिल होता है कि जो अपना काम है वो कर सके। आज जो चीज़ें हो रही हैं यकीनन उसका 2 साल 2.5 साल के बाद से इफ़ेक्ट्स आएंगे, और लाहौर में हुआ है। मतलब अगर आप ग्रीन बेल्टों को देखें, वहाँ पे अगर एक रॉ लगी हुई थी, 3-3 रॉ लग गई हैं दरख्तों की, अब वो कोई 4 फुट 5 फुट 6 फुट के दरख्त हो गए हैं, और फलदार दरख्त भी लगाए हैं। मतलब इसमें इमरान खान साहब की ये तो बात, उनकी सोच ठीक है कि हल जो है वो अर्बन, जो जितना हम फॉरेस्टेशन करेंगे, पहले हमने डिफॉरेस्टेशन की है, बेतहाशा दरख्त काटे हैं, लाहौर ग्रीन एक शहर था। तो अब गवर्नमेंट की तो पॉलिसी है, लेकिन स्कूलों में भी ये किया जा रहा है। इस तरह की बातें हो रही हैं कि बच्चों को कि वो दरख्त लगाएं, उसकी केयर करें। ये बहुत सेंसिटिव काम है, जिसमें हमें अपने हर आबादी के सेगमेंट को, ख़ासतौर पे स्कूल से जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करें, वो ओन करें। शहर को ओन करने से मसला हल होगा। गवर्नमेंट अकेली मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इसमें, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस के बाहर आप अलोकेट कर दें, उनको एरिया अलोकेट कर दें, वहाँ पे वो फॉरेस्टेशन उनको इंसेंटिव दें। बच्चों को नंबर भी दिए जा सकते हैं उनको इस इंसेंटिव देने के लिए कि वो दरख्त लगाएं, इनको केयर करें, उसके कुछ नंबर रख दिए जाएं। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है लाहौर शहर को अगर हमने आलूदगी से पाक करना है तो कितने फॉरेस्ट यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, कितने घने जंगलात लगाने की, दरख्त लगाने की अभी भी हमें ज़रूरत है? देखिए, हमें जो है ना एक अच्छे एक माकूल सी जो परसेंटेज है वो 20% तो हमारा जो पूरा एरिया है उसमें 20% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, दरख्त लगे होने चाहिए। तो हमारे पास तो जो 3% 4% है। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं उनमें जो बढ़ाए गए हैं, ये जाके 2-2.5 साल में मज़ीद इसके असरात आएंगे। देखिए, हमारा मेन आर्टरी है कैनाल रोड। अब कैनाल रोड के ऊपर जो है ट्रैफिक के कुछ अच्छे इंतजाम किए गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस अब नहीं हैं। उसी के साथ साथ उसके ग्रीन बेल्टें हैं, उनमें भी प्लांटेशन हो रही है। तो ये सारा बिल्कुल अगर ये थिक कर दें, ग्रीन कर दें, और उसके साथ जो बारिश का पानी है उसको हम जितना भी हार्वेस्ट कर लें। देखिए, अच्छे जगहों पे हर शहर का अपना वाटर रिज़र्व होता है, झीलें बन जाती हैं। ये जो अब कोशिश की गई है, ये अच्छी कोशिश है कि उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको बढ़ाया जाए। देखें, लाहौर में अगर आप पुराने तरीके से देखें तो हर जगह पे गहरी ग्राउंड्स होती थी। उन गहरी ग्राउंड का मकसद ही ये था कि जो बारिश का पानी है उन ग्राउंडों में चला जाए और वो रिचार्ज होता रहता था। इसी तरह से अब भी हमें इसी किस्म की एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आबादी ज़्यादा बढ़ गई है। हमें बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड स्टोरेज का पानी हमारा बारिश का ज़ाया ना हो। ठीक है, जितना अर्सा बारिश होती है हम जितना चार्ज कर लेंगे वो हमारा ज़ेर ज़मीन जो पानी के ज़खायर हैं उनको भरता है। वो वासा कर रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि कहाँ तक उनका ये भी पहुँचा है। उन्होंने अंडर ज़मीन जो है वो बनाने थे, लेकिन वो भी देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये मंसूबा कहाँ तक पहुँचा। लेकिन जैसे हम रावी की सिर्फ बात कर रहे थे कि उसका, जैसे मैंने भी बात भी की कि अमेरिका ने जो तहकीक सामने आई है उनकी, कि दुनिया के आलूदा तरीन दरियाओं में से 3 दरियाओं में से एक जो है वो रावी को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कैसे फिर इसको बहाल किया जाएगा, इसके पानी को किस तरह ट्रीट किया जा सकता है? सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा कर? देखिए, जो महकमा माहौलियात की जो जिम्मेदारी है कि इंडस्ट्री अपना पानी वो जो पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ट्रीट करके वो डिस्पोज करेगी। और इसी तरह से मुख्तलिफ क्लस्टर्स हैं इंडस्ट्री के, जिसमें टेक्सटाइल है, जिसमें जैसे आप बात कर रही हैं फार्मास्यूटिकल, ज़्यादातर तो उन्होंने दवाइयों की बताई है। तो हमारे पास सुंदर में भी काफ़ी इंडस्ट्री लगी है फार्मा की, हमारे पास कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में काफ़ी है,
यहाँ से अगर इंडस्ट्री भी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे और अच्छी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने लगाए हुए हैं, वो पानी को ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको अगर महकमा भी रिलीजियसली फॉलो करे उनके साथ, और हमेशा स्टेक होल्डर्स को शामिल करके करें, उनको ये समझा के कि ये काम जो है अगर आप करेंगे तो इससे देखें हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के लिए इसी हवा में सबको सांस लेनी पड़ रही है। पानी तो शायद हो सकता है कि आप बोतल में पी लें, सांस तो इसी हवा में लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या कोई कवानीन नहीं मौजूद कि लोगों को बताए जाएं, या इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बताया जाए कि आपने जो पानी है या गंदा पानी या जो गंदगी है उसको किस तरह ठिकाने लगाना है? कानून तो मौजूद है, इसका जो है पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। उसमें मसला ये है कि उसकी अमल दरामद, उसकी अमलदारी, वो जिसके पास अख्तियार होता है, जो रेगुलेटर होता है, उसका काम है कि वो उसको रेगुलेट करे, वो महकमा मालियात है। अच्छा, उसको ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करनी हैं, उसके पास जो भी मैकेनिज़्म निज़ाम बने वो उसको कंट्रोल करे, ताकि जब पानी हमारे डिस्पोजल स्टेशन से होके, और हमारे पास रिवर रावी ही में डिस्चार्ज होता है सारा पानी, बिल्कुल, तो जब वहाँ पे डिस्चार्ज हो तो वो पानी हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हो, तो फिर हम इसको कंट्रोल तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा महकमा माहौलियात है वो अपना काम सही तरीके से सरअंजाम दे रहा है, कर रहा है क्या? महकमा अगर देखें, ये जो अगर महकमा सही काम कर रहा हो तो ये रिपोर्ट ना आए। बिल्कुल, तो ये रिपोर्ट आने का मकसद ये है कि वहाँ पे काम में कोताही है। ठीक, मतलब लाहौर शहर का जो हिस्सा है जहाँ पे एक बाकायदा एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठता है, उसके साथ उसके बहुत सारे इंस्पेक्टर्स हैं, एक निज़ाम है, पूरा तरतीब है, वो अगर इसको इस रिपोर्ट को देखते हुए और इसके ऊपर सोचें कि उनके बच्चों ने भी पानी पीना है। मैं जनरली बात ये करता हूँ कि ये सबका मौजू है। माहौल जो है इसमें ऐसा नहीं है कि कोई उसी एक महकमे का मामला हो, जैसे हाईवेज़ हैं या इरिगेशन है, तो शायद हो सकता है जो उससे, ये माहौलियात का मामला ऐसा है कि ये हर एक से ताल्लुक़ रखता है। इसमें सांस सबने लेनी है, पानी सबने पीना है, तो इसको तो अगर हम अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे, हमारी आदतें देखें, हम शहर को हम कौन सा साफ़ रखते हैं, जिसकी जो मर्ज़ी होती है जहाँ चाहता है फेंक देता है। अच्छी खासी गाड़ी होगी, उसमें अच्छे खासे लोग जा रहे होंगे, वो अपना जो ट्रैश है वो बाहर फेंक देंगे उसको। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बतौर कौम भी हमें जो है ये क्लाइमेट के हवाले से इसको बड़ा मसला समझना चाहिए, अपनी जो जिम्मेदारी है वो भी निभानी चाहिए। इदारे तो अपना काम कर रहे हैं या कुछ नहीं भी कर रहे, लेकिन हमें सिर्फ उनके ऊपर नहीं फोकस करना, हमने अपनी ज़ात पर भी फोकस करना है और हमें देखना है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। निहाल असगर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। क्योंकि अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं किताबों की नगरी के हवाले से। तो आज इस सेगमेंट में जिस किताब का तारुफ अहमद हमाद साहब हमारे से करवाने जा रहे हैं उसका नाम है शजर कहानी। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और इस किताब का तारुफ सुनते हैं। जी अहमद साहब। जी शुक्रिया मुनीबा। मैं सस्पेंस रखना चाहूँगा कि आज की किताब कौन सी है। पहले मैं एक इक़्तिबास सुनाता हूँ। हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जब हम फिल्म बना रहे होते हैं कि शुरू के 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आपने ऑडियंस को हुक करना होता है। तो मैं भी हुक करने जा रहा हूँ, ये सुनिए। अच्छा, कुछ अपनी तारीख़ के बारे में भी बताओ। सवाल करते हुए मैं आलती पालती छोड़कर अब उस पेड़ के सामने सीमेंट की बनी सीढ़ी पे जा बैठा। आम फिर गोया हुआ। मुझे आम कहते हैं। मेरा नाम संस्कृत के लफ्ज़ अमर से माखूज़ है और 4000 साल से मौजूद है। अंग्रेज़ों ने मुझे मैंगो का नाम दिया। ये नाम उन्होंने भारतीय तामिल के लफ्ज़ मंगाई से लिया। पुर्तगालियों ने इसको मंगा कहना शुरू कर दिया, जहाँ से अंग्रेज़ों में पहुंचकर ये मैंगो बन गया। 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी में मेरे पुरखों ने बरे सग़ीर से बुद्ध भक्षुओं के हमराह जनूब मशरकी एशिया हिजरत की और बर्मा, थाईलैंड, चीन से होते हुए इंडोनेशिया और फ़िलिपाइन तक पहुंच गए। 15वीं और 16वीं सदी के बीच फ़िलिपाइन से हस्पानवी जहाज़ मेरे पुरखों के पेड़ की गुठली मैक्सिको ले गए। यूं बहरुल काहिल के आर पार मनीला से फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज़ तक हर हस्पानवी नौ आबादी में आम आम होता गया और फिर बहरे ओकियानोस को अबूर करके स्पेन और पुर्तगाल जा पहुंचा,
मालाबार के साहिल से पुर्तगेजी और अरब अपने जहाज़ों में मेरे पेड़ ले जाकर मशरकी अफ्रीका तक फैलाते चले गए। मशहूर सयाह इब्ने बतूता ने मांगा मेरा पुर्तगेजी नाम, सोमालिया के शहर मोगादिशु में मज़े ले लेकर खाया और उसका तज़किरा भी किया। इनका मशहूर वाक़या एक आपको सुनाता हूँ। गालिब जो थे, गालिब मिर्ज़ा गालिब, उनको बड़े पसंद थे आम। उनका वाक़या इन्होंने लिखा हुआ है। गालिब के दोस्त ने देखा कि एक गधा आम के ढेर को सूंघ के चला गया। दोस्त ने कहा, देखा गधे भी आम नहीं खाते। गालिब का जवाब था, बिल्कुल, सिर्फ गधे ही आम नहीं खाते। ये बहुत खूबसूरत इक़्तिबास जो आपके सामने पेश किया है, एग्जैप्ट इक़्तिबास। ये शजर कहानी एक किताब है, बड़ी खूबसूरत किताब, असद सलीम शेख साहब की। और इस इक़्तिबास से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये दरख्तों से मुकालमे हैं। इन्होंने क्या अच्छा उसलूब इख्तियार किया है कि मुकालमाती अंदाज में दरख्तों के और पौधों के तारुफ करवाते चले गए। इसमें आपको फहरिस्त में आपको सुनाऊं अगर, तो आपकी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ जाएगी। गूंदनी, जो हमने बचपन से गूंदनी वाला तकिया सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, गुलाम अब्बास का अफसाना उस पर है। फिर तूता अपना गिरां होवे, तूता दी छां होवे शाहतूत, उसके बारे में उसके साथ मुकालमा, पूरी तारीख है। और शाहतूत किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके पत्ते, उसकी छाल, उसकी जड़, उससे क्या क्या दवाई बनाई जाती है, छाँव कितनी होती है, ये किस इलाके से आए, किस इलाके में आके ख़राब हुए, किस में ठीक हुए। फिर अर्जुन, सर्व, सुखचैन, ये बचपन में हमने जो बड़े नाम सुने हुए हैं। जामन के बारे में ज़ाहिर है हमारे पंजाब में बरसात में हम जानते हैं कि जब पानी बहुत ज़्यादा बारिश ऊपर से बरस रही होती है तो आम और जामन ही खाने को दिल चाहता है। फिर श्री का दरख्त बड़ा मशहूर है। धरेक जो होती है, उसके अलावा कनेर, अमरूद और क्या क्या खूबसूरत हैं। मुझे ज़ाती तौर पे काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पसंद आई, वहाँ पे आखिरी इसका जो चैप्टर है वो है कायद के आखिरी दिनों की अमीन सनोबर। ये ज़ियारत गए वहाँ जाके, असद साहब वहाँ जाके उन्होंने सनोबर के साथ मुकालमा किया और सनोबर से पूछा कि यहाँ कायद आज़म आया करते थे, बताओ कैसे थे। और सनोबर की ज़ुबानी जो उनके आखिरी अयाम बयान किए हैं क्या ही खूबसूरत हैं। तो ये वो तख्लीकी मुकालमा है जिसके ज़रिए उन्होंने तारीख़ बयान की और बड़ा ही मारकातुल आरा काम किया। असद सलीम शेख साहब पिंडी भटिया में प्रिंसिपल हैं और चंद ही माह बाद वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उनकी किताबों की अगर आप फहरिस्त देखें तो वो 21-22 किताबें माशाल्लाह उन्होंने लिखी हुई हैं। हर किताब को तहकीक करने के बाद लिखा है। बाज़ तहकीकी किताबों में तख्लीकी रंग डाला है, बाज़ में अफसानवी रंग डाला है और बाज़ ख़ास तहकीकी नोयत की किताबों को ख़ास तहकीकी रंग में ही लिखा है। ये असद सलीम शेख साहब का कमाल है। हमने इनको बहुत सारे मैगज़ीन्स में पढ़ा और अब जंग में भी हमने इनको देखा। बड़े खूबसूरत अब वो लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं। मेरा ये ख्याल है कि पिंडी भटिया के लोगों को इन पे फ़ख्र होना चाहिए। मेरा ज़िंदगी का कुछ थोड़ा सा हिस्सा पिंडी भटिया में गुजरा और मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हैं कीकर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आए। तो इसमें जो कीकर के साथ जो इन्होंने बात की हुई है वो बड़ी ही खूबसूरत बात है और कीकर को आफाक के साथ मिला दिया। और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के यहाँ भी कीकर की। ठीक है जी, अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हर तरफ एक ही शोर सुनाई दे रहा है और वो शोर है महंगाई, महंगाई और बस महंगाई। पहले से ही महंगाई की सताई आवाम का जीना दिन ब दिन मुहाल होता जा रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम के होश मजीद उड़ा कर रख दिए और पेट्रोलियम मसनूआत में एक मरतबा फिर इजाफा महंगाई की आग पर तेल का छिड़काव साबित हुआ है। पेट्रोल की कीमत 160 रुपए फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची है और आवाम के लिए गाड़ी का पहिया रवा रखना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत में इजाफा देखने को मिलता है। महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स आना शुरू भी हो चुके हैं और सबसे पहले ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। हुकूमती नोटिफिकेशन के बगैर ही किरायों में 200 रुपए तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। लाहौर से इस्लामाबाद हो जाए, पेशावर, मुल्तान, राजनपुर, कराची और दीगर शहरों के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं और इस मामले में गुड्स ट्रांसपोर्ट भी पीछे नहीं रही है। उनकी जानिब से भी किरायों में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है और ना करने की सूरत में
हड़ताल की धमकी दी जा रही है। तो गुड ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में इजाफे का मतलब है जनाब कि महंगाई का एक नया तूफान, क्योंकि इससे हर चीज की कीमत में इजाफा होगा। जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो किरायों में कमी नहीं की जाती है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो नोटिफिकेशन के बगैर ही किरायों में इजाफा क्यों किया जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक नबील साहब, हैं जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, और उनके साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर जफर। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और शब्बीर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। शबीर, आज मैं आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को बता दें कि गुड ट्रांसपोर्ट की अहमियत क्या है, और अगर ये लोग हड़ताल करने का सोचते हैं या हड़ताल की सूरत में अवाम को क्या क्या नुकसान हो सकता है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? मुनीबा, बात यह है कि अगर आप बात करें ना गुड्स ट्रांसपोर्ट की, हाँ। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है आपके मुल्क के अंदर, क्योंकि तमाम जितनी भी नकलो हरमत है, जितनी भी आप कोई भी चीज़ आपने लेकर आनी है, कराची से आनी, इस्लामाबाद लाहौर आनी है, या लाहौर से इस्लामाबाद जानी है, या आपके सब्ज़ मंडियों के अंदर जितनी भी फ्रूट मंडियाँ वहाँ पे भी गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम है। ये तमाम जो काम है ना, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है आपके हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी भी अद्वियात आ रही हैं वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आ रही होती हैं। ठीक है। अब बात यह है कि अगर ये स्ट्राइक पे जाती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब इनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि यह हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है उसको वापस लिया जाए। ठीक है। अगर उसको वापस नहीं लिया जाता तो फिर हम अपने किराए बढ़ाएंगे। ओके। ठीक है। अब इनकी जानिब से दिया गया था कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम था कि ये 1 हफ्ते के अंदर किराए वापस ये जो इजाफा किया गया कीमतें इनको वापस लिया जाए। ठीक है। अगर हुकूमत की जानिब से अभी तक इनके साथ कोई रब्ता नहीं किया गया, अब इनकी जानिब से क्या किया जाता है कि ये हड़ताल पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इनकी जानिब से जो ऐलान किया गया था कि हम लाहौर समेत मुल्क भर की आम शाहराएं जो हैं वो बंद करेंगे। अब ये बंद करने में कितना कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात ये आ जाती है कि इनके एहतजाज से पहले के जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, अब दोनों ये हैं मुंसलिक, तो पेट्रोलियम मसनूआत की के साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो इनकी जानिब से किराए बढ़ा दिए जाते हैं। किराए इनकी जानिब से भी बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा। किराए नहीं है कि किराए कम किए गए हैं, किराए इनकी जानिब से ये नहीं कि पुराने लिए जा रहे हैं, किराए बढ़ा दिए गए हैं। मगर ये है कि ये कहते हैं कि इस किराए की सूरत में हम चल नहीं सकते, क्योंकि पहले जो है लोग बहुत कम होते हैं, जो अगर इनके पास कोई कस्टमर आ रहा है तो वो पहले बहुत कम है। इनका मुतालबा ये है कि अगर किराए ज़्यादा करेंगे तो कस्टमर और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अब मसला सबसे बड़ा ये है कि अगर ये बंद होते हैं तो आपकी लाहौर नहीं पूरे मुल्क की जितनी भी सब्ज़ मंडियाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपके फ्रूट सब्जियाँ और उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के अंदर जो अद्वियात जारी होती हैं उनकी तस्वीर ज़रूरत की अशिया है वो बंद, वो किल्लत क्या है, उसकी सप्लाई जब बंद हो जाएगी तो फिर आपके लिए मिलेगी नहीं। इससे पहले है कि हुकूमत को अब क्या करना है, इनके साथ बैठना है, नहीं बैठना है। तारिक नबील साहब से पूछ लेते हैं, फिर इन्होंने स्ट्राइक का जो बोला हुआ है, सर आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है हुकूमत को कि अगर कीमतें वापस ना ली तो आप लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे, किस बना पर आप लोग ये मुतालबा कर रहे हैं? सबसे पहले ये बता दें, उसके बाद मुझे ये बताइएगा कब से स्ट्राइक पे जा रहे हैं, अगर आपने सोचा हुआ है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में मौजूद किया। देखें, लास्ट भी जब ये तकरीबन मुसलसल 5-6 माह से इंक्रीज़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और जो इसका इम्पैक्ट आता है वो आवाम के ऊपर ही आता है। ठीक है। देखिए, हम अपनी जगह पिसे हुए हैं, जो ट्रांसपोर्ट का गुड्स ट्रांसपोर्ट का तबका है जी, वो मतवस्त तबका है। इसको इंडस्ट्री तो डिक्लेयर किया है, टैक्स तो गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन वो मर्रात वो चीज़ें नहीं हमें दी जा रही। जैसे एक इंडस्ट्री को आप बिजली सस्ती देते हैं, गैस सस्ती देते हैं, आप कमर्शियल व्हीकल जो ये इंडस्ट्री है इसको अपनी इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है, अगर हमें भी ये प्राइस कुछ डीजल प्राइस में टैक्स कम करके कमर्शियल के लिए यूज़ के लिए अगर हमें वो सब्सिडी दे दें, अगर हमें प्राइस स्पेशल जैसे दूसरी इंडस्ट्री को डिस्काउंट दिया गया है इस तरह इसको भी दिया जाए, देखें इससे हमारी ज़ात को फ़ायदा नहीं होगा, इसके साथ साथ आवाम को भी फ़ायदा होगा। हमें देखें गाड़ियों की कीमत देखें आसमान पे, ऑटो पार्ट्स देख लें, स्पीड अपना टायर देख लें, डीजल देख लें, मोबाइल, यानी कि डिफरेंट चीज़ें। और उसके अलावा हमने भी ज़रूरियात ज़िंदगी है, बिजली में भी हम यानी कि जो इंक्रीज़ आता है वो भी हमारे ऊपर इफेक्ट, और उससे यानी कि हमारी मेंटेनेंस में भी इजाफा होता है, क्योंकि टोटल वर्क वो बिजली से, ठीक है जी, हर चीज़ में इजाफा है। उससे हम इस वक्त सिचुएशन जो बन चुकी है, क्योंकि हमारा है डिमांड एंड सप्लाई का, एक तो किराए इंक्रीज करने से हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा। हम पहले ही काफ़ी हद तक पिसे हैं, क्योंकि किस्तों की गाड़ियाँ हैं, टायर उधार पे ड्राइवर लेते हैं जी, पंप से उधार पे डीजल डलवाते हैं।
अब उसको मैनेज करना हर बंदे के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ठीक है जी। इससे और दूसरा ये है कि जो मुख्तलिफ अदारे हैं, जैसे कस्टम हो गया, जैसे रोड डकैतीज़ हो गई, अब ये 27 तारीख को एक जी वो लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है और आपको हस्बे रवायत इस पाकिस्तान की खूबसूरती है कि जनाब कंटेनर पकड़ने शुरू कर दें, शाहराहें बंद कर दें। पूरी दुनिया में लाखों का एहतजाज होता है, कभी आपने देखा है कहीं कंटेनर लगे हुए? हमने इसलिए ये सोचा है कि हम 24 तारीख को पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम करेंगे। क्यों? कि वजह यह है कि ये आगे तमाशा शुरू होना है। हम नहीं चाहते कि इस दफा तमाशा हमारे साथ लगे। करने जा रहे हैं हड़ताल? जी बिल्कुल, 24 का हम ऐलान कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट ने हमारे ये मुतालबात, ये पहले भी मैंने इनको बताया है कि हमारे ये 4-5 इशू हैं, अगर आपने इस पे गौर ना किया, ठीक है जी, तो फिर हम आपसे पहले हम खुद अपना कारोबार बंद कर देंगे, गाड़ियां खड़ी कर देंगे, ताकि कंटेनर पकड़ के आप रास्ते जो बंद करते हैं। अब जो लास्ट जो TLP का धरना हुआ था, हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है। सिंगल पेनी क्या गवर्नमेंट ने हमें अकोमोडेट किया? किसी ने आके पूछा तक है? हमारी गाड़ी अगर रावी पुल पे है, कंटेनर हमें जाके कालाशाह काकू से मिल रहा है। देखिए, लोगों की इमानतें हमारे पास हैं। ये इंटरनेशनल है जो कंटेनर है, ये शिपिंग लाइनों के कंटेनर है, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। दुनिया में हमारा जो इमेज जा रहा है वो क्या जा रहा है? तो इसलिए हमारे लिए मजबूर हम हो चुके हैं कि हमारे लिए ट्रांसपोर्ट चलाना नामुमकिन हो चुका है जी। जिस हद तक प्राइस जा चुकी है। शबीर, जैसे उन्होंने बताया उनको कस्टम से भी बहुत प्रॉब्लम है और बाकी भी महकमों से प्रॉब्लम है, क्या लगता है आपको ये शिकायत कितनी जायज़ हैं? मुनीबा, बात यह है कि ये शिकायत इनकी आज की नहीं है। अच्छा। ये अरसा दराज से चलती आ रही हैं, ये एहतजाज करते हैं। अब ये नहीं मुझे पता कि इनका एहतजाज किस हद तक, क्योंकि पहले भी इन्होंने काफ़ी दफ़ा इस पर स्ट्राइक भी की, हड़ताल की, इन्होंने जो है शहर में भी बंद किया, पूरा पाकिस्तान भी बंद किया, फिर ये बैठ जाते हैं। मुतालबात इनको क्या कहा जाता है, उसके बाद दोबारा फिर मैं तकरीबन कोई पिछले 4 से 5 साल से ये देखता आ रहा हूँ कि मुतालबात इन्हीं की यही हैं। मुतालबात अभी तक मुझे नहीं नज़र आया कि ये इनके मुतालबात पूरे हुए हैं। ये पीछे चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, और उसके बाद इनके क्या मुतालबात कैसे पूरे होते हैं, नहीं होते, फिर ये खामोश हो जाते हैं। जब फिर कहीं ना कहीं कोई मसला दरपेश आता है, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो अब फिर इनको याद आ गया कि तो पेट्रोल के साथ साथ अब पिछले दूसरे मुतालबात भी अपने उन्होंने सामने ले आए हैं। अब ये मुतालबात क्यों नहीं पूरे हो रहे, कहाँ पे जाके मसला आ रहा है, ये जानते हैं या हुकूमत जानती है। अब मसला ये है कि इनके मुतालबात और हुकूमत के दरमियान मसला है, और ये भुगतना अवाम को पड़ेगा। बिल्कुल अवाम ही परेशान अवाम होगी। एक तो रोड बंद होंगे, सड़कों में अवाम रुल जाएगी। उसके बाद दूसरा नंबर यह है कि जैसे ये बंद होगी, उसके बाद महंगाई का तनासब और चला जाएगा, बढ़ जाएगा। महंगाई इसलिए ज़्यादा हो जाएगी कि जब मंडी में आपके पास सब्ज़ी नहीं आनी, फ्रूट ही नहीं आना, तो वो जो एक दिन के आप या 2 दिन की जो सप्लाई आपके पास होगी वही आप देंगे, उसके बाद आगे कहाँ जाएंगे। अब इनके ऊपर डिपेंड है कि ये इनके मुतालबात या हुकूमत इनको कन्वे कर पाती है, हुकूमत इनके साथ बैठ जाती है या ये मान जाती है उनके बाद। फिर पहले की तरह अगर ये इनकी स्ट्राइक पोस्टपोन हो जाती है, फिर तो कोई मसला नहीं। अगर इनकी स्ट्राइक पोस्टपोन नहीं होती या अपनी स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आवाम तैयार रहे कि आवाम को क्या करना है। आवाम उससे पहले अपने पास सब्जियां या फल और दीगर अशिया स्टॉक करना शुरू कर दे, ताकि 3-4 दिन। लेकिन आवाम के पास इतने भी पैसे नहीं है ना, आवाम के पास पैसे नहीं है। आवाम को सोचना होगा कि आवाम ने अपना गुजारा कैसे करना है, क्योंकि अब जब इन्होंने बंद करना है, एक कंटेनर एक रोड पे लग जाए ना, तो उसके आगे कोई गाड़ी नहीं जा सकती। और ये कंटेनर आप तब लगा रहे हैं, तो जो कंटेनर या जो गाड़ी गुड्स ट्रांसपोर्ट ही लेके माल आ रही है, गाड़ी एक चीज़ लेकर आ रही है, सब्जी आ रही है या अद्वियात आ रही हैं, आपकी मेडिसिन आ रही हैं, तो वो गाड़ियां ही रुक जाएंगी, मेडिसिन वाली गाड़ी रुक जाएगी। एक तो होता है ना कि उसको रास्ता नहीं मिल रहा, अगर वो गाड़ी खुद ही स्ट्राइक पे आ गई है तो आप कैसे चीज़ें लाएंगे। अब ये बात है कि अवाम, इसके लिए अवाम को हम तो कहेंगे कि अवाम तैयार रहे कि अवाम को अगर फॉर एग्जाम्पल ये चले जाते हैं, कामयाब हो जाती है, मैं तो फिर ये कहूँगा क्योंकि कामयाबी पे है कि इनकी अगर स्ट्राइक कामयाब होती है तो आवाम को भुगतना पड़ेगा। अब आवाम इसके लिए भी तैयार हो जाए। पहले तो पेट्रोल का बम गिरा है, उसके बाद पेट्रोल के बम के बाद इनके किराए बढ़ गए, किराए बढ़ने के बाद अब अगला जो मरला आ रहा है कि ये स्ट्राइक पे जाएंगे, तो उसके बाद अगला उनको भुगतना ये पड़ेगा कि जो 100 रुपए की चीज़ है वो उनको 500 रुपए में मिलेगी। अगर जब होगी नहीं, जब सप्लाई नहीं आ रही होगी, तो वो जितनी किल्लत होगी उतनी ज्यादा महंगी वो चीजें मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही अवाम ही तैयार रहे, अवाम के ऊपर ही सारे बम फोड़ने इन लोगों ने। मुझे सर बताइएगा, आप लोगों को कॉर्पोरेशन से क्या मसला होता है? उनका ये कहना है कि आप लोगों को जहाँ पे दिल करता है आप लोग वहाँ पे माल उतार देते हैं, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हमने तो उनको 12 मरतबा कहा कि हमें शहर से निकाल दें। अच्छा, हमें ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि शहर से अंदर ट्रक अड्डे को मूव करना, जो हमारी गुड्स एजेंसियां को मूव करना, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी है ना। हम तो नहीं चाहते कि हम
और एक हमें येलो लाइन दी गई है, हम उसके अंदर ही अपना कारोबार करते हैं, वो सिर्फ उठा के लेके जाते हैं ना, फिर उसके बाद पैसे लेते हैं, पैसे लेने के बाद छोड़ देते हैं। अवाम को, गवर्नमेंट को उससे क्या फायदा होना है? देखिए ये तो करप्शन का एक बाजार है ना। तो इसलिए हमारे इनके साथ इख्तलाफ ये है कि जब हम एक लाइन ड्रॉ की गई है कि येलो लाइन के अंदर आपने काम करना है, हमारे पास जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम खुद लोगों का बोझ उठाते हैं, रात हमें भी परेशानी होती है, लोगों को ट्रैफिक के मसाइल, दूसरे मसाइल, हमें खुद तकलीफ होती है। हमने कितनी मरतबा ने कहा है कि हमें आप बाहर दे दें, अड्डे दे दें, हम यहाँ से मूव कर जाते हैं, हमें शहर के अंदर रहने की जरूरत ही नहीं है। जब हम खुद कह रहे हैं, स्टेक होल्डर कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि इंतजामिया की बेहिसी है। आपको हाउसिंग, आपको दूसरी चीज़ें नज़र आ रही है कि ये इस पे काम नहीं, आपको पॉल्यूशन नज़र नहीं आ रही है, आपको जिस वक्त जो हमारा ट्रैफिक के हालात हैं, जो सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए देखें इनको आगे की सोचनी चाहिए ना। हम इनको कहते हैं, ये सोचते नहीं उस बारे में, और वो भी आगे हमारे ऊपर ही प्रेशर, कॉर्पोरेशन वाले भी आगे हमारे ऊपर ही प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। इस वजह से ये चीज़ें अब हमारे लिए मुश्किल हो चुकी हैं। अब जैसे ये कह रहे, आपने देखा कि एक वो नवाब शाह में जो कत्ल हुए हैं, ठीक है जी, 4 दिन मेन शाहरा आपकी कराची की बंद रही है जी, ना पंजाब से कराची, ना कराची से पंजाब आ सके हैं। 4 दिन में महंगाई कम से कम 15 से 20% बढ़ी थी। उसकी वजह ये है, ऑयल आपका, घी आपका, सब कराची से आता है, बिल्कुल मार्केटों तक सामान ही नहीं पहुंचता। ठीक है जी, तारिक नबील साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, अपना मौक़िफ़ पेश किया। और शबीर हैदर जफर ने भी हमें ज्वाइन किया था। शबीर, आपका भी बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर ली जाए सेल्फ केयर के हवाले से। तो आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है और बदलते मौसम में सेल्फ केयर की और भी ज़्यादा ज़रूरत पेश आ जाती है। ये ट्रांजिशन पीरियड जो होता है ना, बहुत ही क्रिटिकल होता है, और ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से, क्योंकि इस मौसम में बहुत सी मौसमी बीमारियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। और सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो होता है हमारे स्किन के हवाले से। स्किन की हिफाजत हर मर्द और ख़वातीन को बहुत अजीज़ होती है, और जिन ख़वातीन को एक्नी का मसला होता है या बाकी स्किन का मसला होता है, वो तो इस फिक्र में ही रहती है कि जनाब उससे कैसे जान छुड़वाई जा सके। जबकि जिन ख़वातीन को नेचुरली उनकी स्किन अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, उन्हें ये फ़िक्र लाहक होती है कि जनाब इसको बरकरार कैसे रखा जाए। तो मौसम चेंज होते ही हमारी जो स्किन के मसाइल हैं उनसे कैसे हम बच सकते हैं, इन दिनों में स्किन केयर कैसे की जानी चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सानिया भट्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सानिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी मैं भी। सानिया, जैसे मैं बात करी थी, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होता है तो हमारी स्किन केयर रूटीन भी चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादा मॉइस्चराइज करते हैं इस मौसम में तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, रात के वक्त हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। बड़ा मिक्स एंड मैच सा ये मौसम चल रहा है। तो हमें बताइए इस मौसम में ख़ासतौर पर किस तरह की सेल्फ केयर रूटीन होनी चाहिए? एक्चुअली हम ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोगों को लगता है कि अगर मौसम जो चेंज हो रहा है उसमें मतलब स्किन रूटीन के जैसे गर्मियां हैं तो हमने सनब्लॉक यूज़ करना है। अच्छा। अगर सर्दी आ गई है तो मतलब अगर आपको जो है इतना इंटेंसली आपको जो है वो सनशाइन नहीं लग रही तो लोगों को लगता है कि शायद रेडिएशन जो हैं वो नहीं है और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये सारा मिसकंसेप्शन है। आपकी स्किन रूटीन जो है वो थ्रू आउट ईयर जो है, थ्रू आउट ईयर और किसी भी एरिया में आप हो सेम होनी चाहिए, क्योंकि स्किन मॉइस्चराइजेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो स्किन मॉइस्चराइजेशन जो है इवन, और वो स्किन टाइप पे भी डिपेंड नहीं करता, ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है। मॉइस्चराइजेशन जो है वो उसका मतलब कोई नेमुल बदल नहीं है कहना चाहिए। तो इवन जैसे अब ये इशू आता है कि ड्राई स्किन, ऑब्वियसली जो थोड़ा ड्राई सीजन होता है उसमें स्किन थोड़ी ड्राई हो रही होती है, उसमें आप बेशक ज़्यादा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें, लेकिन यह है कि अप्लाई ज़रूर करना होता है और थ्रू आउट ईयर जो है वो स्किन रूटीन सेम रहनी चाहिए। लेकिन इस मौसम में खासतौर पर अगर मॉइस्चराइजर लगाते भी हम तो स्किन ऑयली ऑयली होना शुरू हो जाती है। नहीं, वो मॉइस्चराइजर की वजह से नहीं होता। ऑयली जो है वो स्किन अगर टेंडेंसी है तो सीबम जो होता है, वैक्सी मटेरियल होता है, वो जो ऑयल जो फेस के ऊपर आता है। अदर मॉइस्चराइजर का मतलब होता है कि हाइड्रेशन, आपने स्किन हाइड्रेशन जो है वो बेटर करनी है। और बल्कि ऑयली स्किन जो है उसमें मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ऑयली स्किन वाले अक्सर होते हैं कि हमने कोई मॉइस्चराइजर कोई लोशन क्रीम अप्लाई नहीं करना। लेकिन एक्चुअली ये होता है कि जब ऑयल प्रोड्यूस करती है स्किन तो वो आपका वाटर जो है वो मज़ीद लॉस होता है, तो मज़ीद डिहाइड्रेट होती है स्किन। तो उसमें जो है आपने जो हाइड्रेशन करनी होती है स्किन को तो वो ज़रूरी है। और इसके अलावा मार्केट्स में तो आजकल हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। सीबम कंट्रोल जो है SC कैपिटल SC के नाम से भी आते हैं प्रोडक्ट,
तो वो सीबम कंट्रोल करते हैं, मतलब कि ऑयलीनेस जो है उसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन स्किन को हाइड्रेट करते हैं। स्किन हाइड्रेशन जो है वो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो या कोई बहुत भी ज्यादा सीजन, जरूरी वो बहुत जरूरी है। वो किसी भी सीजन में हो, वो चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो, वो आपने करनी ही करनी हाँ है। जी, और वो स्किन एक्चुअली जो हाइड्रेशन है उसका काम क्या होता है कि आपकी स्किन इलास्टिसिटी, जो हम कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ जो इलास्टिसिटी जो है वो खत्म हो रही है और रिंकल्स आ रहे हैं चेहरे पे, इवन के कुछ लोगों में यंग एज में स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो स्किन को मॉइस्चराइज अच्छा नहीं कर रहे होते। ओके, तो आप मॉइस्चराइज अच्छा रहेंगे तो आपकी स्किन जो है वो, बल्कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट से बेटर जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अर्ली एज से जो है अपनी स्किन मॉइस्चराइजेशन स्टार्ट करें और हर एज तक जो है वो करें। और दूसरा मुझे बताइए, अब जैसे ग्रेजुअली चेंज हो रहा है मौसम, तो सूरज की किरणें भी अब गिरना शुरू हो गई हैं और एकदम ही बढ़ रही हैं उसकी, तो मुझे बताइए इस मौसम में फिर सनस्क्रीन का जो हम यूज़ करते हैं वो अमूमन उतना ही करें जितना हम सर्दियों में करते हैं या बढ़ा दें उसका यूजेज? एक्चुअली सन रेडिएशन जो हैं वो दो तरह की होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं UVA और UVB, उनमें से A जो है वो एजिंग कॉज करती है, B जो है वो टैनिंग कॉज करती है। ओके, तो A मतलब एजिंग यानी कि फाइन लाइंस आ रही होती हैं, ठीक है, और B जो है वो टैनिंग, और पिगमेंटेशन जो है वो कोई इक्वल नहीं आती, आपका मतलब जो है वो अनइवन जो है वो पिगमेंटेशन आ रही होती है। तो रेडिएशन जो है वो आपको बाहर अगर सूरज की शुआएं नहीं भी नज़र आ रही, जैसे सर्दियों में होता है, हमें लगता है ना हम बाहर निकले हैं तो आज बहुत सर्दी है, सूरज नहीं निकला हुआ तो लेट्स स्किप सन ब्लॉक, तो ऐसा नहीं है, आपको सन ब्लॉक जो है वो यूज़ करना। तो रेडिएशन थ्रू आउट ईयर सेम रहती हैं। ये है कि माउंटेन्स पे आप चले जाएं, उधर रेडिएशंस, क्योंकि आपका सन से जो है वो आपका डिस्टेंस कम हो जाता है, वहाँ रेडिएशन और ज़्यादा हो जाती हैं। ओके, और अगर जैसे अगर स्नोफॉल कहीं पे है तो स्नो जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो वो रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा हो जाती है। तो इन दो जगहों पे आपने सनस्क्रीन जो है वो मज़ीद बढ़ा देनी है। अदरवाइज थ्रू आउट ईयर आप किसी भी एरिया में हैं, आपने सनस्क्रीन जो है वो लाजमी अप्लाई करना है। और उसकी एप्लीकेशन वैसे हम लोगों को क्योंकि अप्लाई करते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो रहा होता है, तो अदरवाइज जो है आप ये पामर क्रीज अपनी जो है यहाँ ये जो क्रीज है इससे लेके टिप तक, ये दो इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर, ठीक है, इन दो का फुल स्ट्रिप से इतनी रिक्वायरमेंट है सनस्क्रीन की। ओके, तो लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली इतना प्रैक्टिकली जो है अगर हम इतना सनस्क्रीन लगाएं तो हम लोगों का फेस वो ऐसे जैसे वाइट पूरा ऊपर वाइट वॉश कर लिया है, तो उसका हल ये है कि जो प्रोडक्ट्स आते हैं, मॉइस्चराइजर आते हैं, उसके ऊपर आप नोट किए करें तो उसके ऊपर SPF लिखा होता है, सन प्रोटेक्टिव फैक्टर, मतलब कि थोड़ा सा सनस्क्रीन एलिमेंट उसके अंदर भी होता है। इवन अगर आप ठीक है, इफेक्टिव है वो अगर लगा लेते हैं उसके साथ कंबाइन आपने कोई भी इवन मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो आप आजकल तो फाउंडेशन जो है में भी है, बेस आ रही है, हर चीज़ के ऊपर ना मतलब कि स्मॉल अमाउंट में सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, तो आप उसको कंबाइन जब आप मेकअप मतलब जो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइजर, लेकिन अगर मेकअप भी करना है, कहीं बाहर जाना है, आपने सबसे पहली चीज़ मॉइस्चराइजर प्लस सनब्लॉक, ये दो चीज़ें अप्लाई करें तो आपका कलेक्टिवली जो है वो सन प्रोटेक्टिव फैक्टर जो है वो सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन क्या सनस्क्रीन का ये तो नहीं डिपेंड करता कि कौन सी स्किन टाइप पे लगना है, या किसी भी स्किन टाइप पे लग सकता है? स्किन टाइप जो है वो कोई भी हो, लेकिन ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। आपकी स्किन जो है वो डिफरेंट स्किन इस तरह नहीं होता है कि ड्राई स्किन है उसके लिए यही रहेगा या अगर ऑयली स्किन है उसके लिए ये रहेगा, वो आपका पर्सनल होता है। अगर आपको एक सन ब्लॉक जो है वो नहीं सूट कर रहा, अगर आपको लग रहा है इससे आपकी स्किन जो है ऑयली हो रही है या इससे आपकी स्किन जो है वो डल हो रही है, ठीक है, तो आप उसको जस्ट चेंज कर दें प्रोडक्ट जो है उसके लिए, बल्कि आपको इतना एक एक्सपर्ट ओपिनियन की भी जरूरत नहीं है। आप बस सन ब्लॉक जो है वो एक टाइप चेंज कर लें, दूसरा अगर आपको सूट करता है, जो सूट कर रहा है वो यूज़ करें। दूसरा मुझे बताइए सानिया कि आजकल लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक्नी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कि उसकी वजूहात क्या है, एक तो पहले वो बताइए, दूसरा कि फिर एक्नी के हवाले से किस तरह की हमारी स्किन केयर रजीम होनी चाहिए? एक्ने की जो है डिफरेंट मतलब वजूहात, एक तो हार्मोनल इशू, तो आइडिया होगा सब लोगों को कि हार्मोनल इशू जो है उसकी वजह से मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही जो है ना ऑलमोस्ट 83% तक जो है हमारी एडोलेसेंस जो है उसमें ये एक्ने का प्रॉब्लम आता है। तो उसमें ये है कि एक जो कंट्रोलेबल फैक्टर, बाकी तो जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं ना, अगर तो आपको खुद से अगर आपके जो है वो आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई अलामतें आ रही हैं, तो उसके लिए तो आपने कंसर्न करना है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। लेकिन अगर तो है बाकी मतलब जनरली जो है वो एक एज प्यूबर्टी आती है तो उस पर आपको जो है एक्ने का जो मसाइल स्टार्ट होते हैं, तो हमारे कंट्रोल में जो फैक्टर्स हैं उसमें आ जाती है हेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट जो है सिर्फ एक ये फैक्टर है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करना है। अनहेल्दी डाइट में बहुत ही ग्रीजी ऑयली फूड आ जाते हैं या जंक फूड आ जाते हैं, मतलब बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ना लें। ऑब्वियसली इसको आजकल जैसे हमारी लाइफस्टाइल मुझे बताइए जो क्लेंजिंग करना और स्क्रबिंग करना वो कितना ज़रूरी है?
वीकली भी किया जा सकता है। ये है कि आपने अपने स्किन को, ऑब्वियसली आपके एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन कैसी है। जो लोग मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उनको जो है वो डस्ट और इस तरह से, तो उनके लिए तो है कि वो क्लिनजिंग डेली बेसिस पे भी कर लें। लेकिन जो लोग इंडोर रहते हैं तो ऑब्वियसली उनका इस तरह से एक्सपोजर नहीं है डस्ट से, ठीक है। तो उनके लिए तो वो वीकली भी कर लें। बल्कि ज़्यादा भी अपने स्किन को फिजिकल ट्रॉमा नहीं देना कि आप उसको मतलब रब कर करके तो है वो उसका आपने फुल रेडनेस की हुई है या उसको या आप डैमेज स्किन को कर दें, तो इतना ट्रॉमा भी देने की ज़रूरत नहीं। अगर रिक्वायर है तो करें, अदरवाइज डेली बेसिस पे करने से कोई अलग इफेक्ट नहीं आ जाएगा, उल्टा साइड इफेक्ट आ सकता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे जैसे हाइड्रा फेशियल्स और बाकी फेशियल्स भी हैं, वो करवाने चाहिए, वो हमारी स्किन के लिए कितने हेल्दी कह लें? आप वैसे डेली रूटीन में भी अगर यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज़र तो उससे भी मतलब इफेक्ट हो जाता है। बाकी हाइड्रा फेशियल सिर्फ ये इस वजह से ही होता है कि आप हाइड्रेशन जो है, अगर कुछ लोग डेली रूटीन फॉलो नहीं करते या उसको थोड़ा सा आप कह लें और ज़्यादा आप हाइड्रेट स्किन को करना चाह रहे हैं तो उसके लिए है। अदरवाइज आपको मतलब एक ज़रूरी मतलब लाइफ के लिए वो एसेंशियल चीज़ नहीं है। अच्छा, जो एसेंशियल चीज़ है वो दो चीज़ें जो है आपने जो रखनी है, कि एक तो मॉइस्चराइज़र है, एक सनब्लॉक है। ये एसेंशियल है हमारी डेली बाकी रूटीन हाइड्रा में होनी फेशियल वगैरह वो चाहिए। ऑप्शनल है अगर आप करवाना चाहें तो। ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर सनिया मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और स्किन केयर के हवाले से हम बात करें कि जितनी ज़्यादा आप स्किन केयर करेंगे आपकी स्किन उतनी ही अच्छी होगी। अब मुझे आपने इजाज़त देनी, सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।